वेल लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था किस तरह से जो है ब्रिटिशर्स ने इवेंचुअली जो यूरोपियन पावर्स बाकी थे उन सभी को जो है मोटा मोटी भगा दिया था। एक फ्रेंच बेचारे टिक गए थे इधर, राइट। तो इसी सिलसिले में जो है कर्नाटिक वॉर्स आता है। कर्नाटिक वॉर जो है वो 1746 से लेके 1763 के बीच में लड़ा गया था। और बेसिकली जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्ट्रगल्स थे वो इसमें जो है दिख गया था। जो कोस्टल कर्नाटिक रीजन था जो कि हैदराबाद के अंदर आता था, हैदराबाद के निजामत का ही हिस्सा था, एक डिपेंडेंसी था उसका, वो जो है इस स्ट्रगल का बैटल ग्राउंड बन गया, वही इस संघर्ष का जो है युद्ध भूमि बन गया। कौन सा? कोस्टल, जो तटीय जो कर्नाटिक रीजन था वो, मोटा मोटी हैदराबाद के निजाम के अंदर ही आता था ये। तो जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होता है 1746 से लेकर 48 के बीच में, तो इसका ओरिजिन एक्चुअली यूरोप में था, जबकि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1742 में जो है युद्ध शुरू हो गया। ठीक है। अब जब ब्रिटिश, जिनका की सपोर्ट नवाब ऑफ कर्नाटक जो थे वो कर रहे थे, उन्होंने कुछ फ्रेंच शिप्स को कैप्चर कर लिया। तो बदले में फ्रेंच जो थे उन्होंने सेंट जॉर्ज फोर्ट पे कब्जा कर लिया। ठीक है। तो चलो भाई, ये जो है आपका यही हो गया कि ब्रिटिश जो मद्रास में मद्रास को जो फ्रेंच के सामने सरेंडर कर रहे थे 1746 में, उसका ये फोटोग्राफ हो गया। बाद में जो है ट्रीटी ऑफ एला चैपल, जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के साथ जो है ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर खत्म हुआ। फ्रेंच जो थे उनको जो है नॉर्थ अमेरिका में लुइसबर्ग का एरिया जो है वो मिल गया, जबकि इंग्लिश को जो है मद्रास वापस कर दिया गया। ठीक है। फिर जो है सेकेंड कर्नाटिक वॉर आता है। सेकेंड कर्नाटिक वॉर में क्या होता है, तो जो कर्नाटिक के जो रूलर्स होते हैं, ठीक है ना, उनके डेथ के बाद जो है एक वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है। ठीक है। वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार का जो है युद्ध शुरू हो जाता है। तो लाइक कर्नाटिक और हैदराबाद के जो रूलर्स हैं उनके डेथ के बाद वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है। और ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों जो है अपोजिट ग्रुप्स के साथ जो है मिल जाते हैं। तो ब्रिटिश एक ग्रुप के साथ मिल गए, फ्रेंच जो है वो दूसरे साइड के साथ मिल गए। तो कर्नाटक में दो मेन कंटेंडर्स हैं पावर के। कर्नाटक में जो है सत्ता के दो दावेदार हैं, दो कंटेंडर्स हैं। चंदा साहिब, जिसका कि फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे, और मोहम्मद अली, जिसका सपोर्ट ब्रिटिश कर रहे थे। हैदराबाद में ब्रिटिश जो थे वो नासिर जंग का सपोर्ट कर रहे थे, और फ्रेंच जो थे वो मुजफ्फर जंग का सपोर्ट कर रहे थे। तो ये जो है नवाब ऑफ कर्नाटक का जो है ये फोटो है। खैर चलिए, तो इनिशियली 1749 में फ्रेंच जो थे वो अपने सपोर्टर्स को दोनों किंगडम्स में, कर्नाटक और हैदराबाद, दोनों जगहों पर जो है वो अपने सपोर्टर्स को गद्दी पर बैठाने में सफल रहे। लेकिन 1751 में जो ब्रिटिश सिपाही थे वो जो है रॉबर्ट क्लाइव के अंडर, रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप, उन्होंने जो है आर्कट पे कब्जा कर लिया तमिलनाडु में। तो क्लाइव के इस सक्सेस ने जो है क्लाइव का जो ये सक्सेस था, उसके बाद जो है ब्रिटिश और जो उनके सहयोगी थे, अलाइज थे, उन्होंने और भी कई सफलताएं प्राप्त की। अब जो सेकेंड कर्नाटिक वॉर था ये जो है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ खत्म हुआ, जो कि 1754 में साइन किया गया। और इस ट्रीटी के मुताबिक फ्रेंच को वो सारे क्षेत्र वापस करने पड़े जो कि उन्होंने कब्जा किया था। अब उसके बाद शुरू होता है थर्ड कर्नाटिक वॉर 1756 से 63 तक। अब यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 7 इयर्स वॉर शुरू होता है, जो कि 1756 से लेकर 63 तक चलता है। और उसकी वजह से इंडिया में भी फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से थर्ड कर्नाटिक वॉर जो है वो शुरू होता है। तो ब्रिटिश फोर्सेज जो है वो चंद्रनगर, जैसे कि अब चंद्रनगर, जैसे कि अब चंद्रनगर कहते हैं, उस पर जो है, उसमें जो वहां पर जो फ्रेंच सेटलमेंट था उस पर ब्रिटिश फोर्सेस कब्जा कर लेती है 1757 में। जो ब्रिटिश कमांडर है आयरकूट, वो जो है डिसिसिवली फ्रेंच को जो है, मतलब पूर्ण रूप से जो है फ्रेंच को हरा देता है बैटल ऑफ वैंडीवॉश 1766 में। यहाँ पर जो है आयरकूट जो है वो ब्रिटिश कमांडर हुआ, और फ्रेंच का जो है कमांडर हो गया कॉम्ट डी लैली। तो जो थर्ड कर्नाटिक वॉर था वो जो है ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ जो है समाप्त हुआ 1763 में।
इस ट्रीटी की शर्तों के मुताबिक चंद्रनगर और पौंडीचेरी जो है वो फ्रांस को लौटाया गया। फ्रांस थे उनको इंडिया में फैक्ट्रीज रखने की परमिशन जो है मिल गई, लेकिन अब वो उनको फोर्टिफाई नहीं कर सकते थे, वो उसमें जो है किला नहीं बना सकते थे। साथ ही साथ फ्रेंच जो थे उनको इंडिया में ब्रिटिश प्रोटेक्शन एक्सेप्ट करना पड़ा कि फ्रेंच इंडिया में रह तो सकते हैं लेकिन वो जो है ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर रहेंगे। तो चलो ये तो रहा तीनों कार्नाटिक वॉर्स का हर्ष। अब उसके बाद बारी आती है द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, क्योंकि ये बहुत बड़ा मूवमेंट था। तो मिडल ऑफ 18th सेंचुरी आते आते मुगल एम्पायर जो है वो बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स में डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट फूट गया। डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना फूटना, तो वो जो है बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स में जो है टूट फूट गया एकदम से। तो ये जो किंगडम्स थे वो मौका परस्ती में अंधे हो चुके थे और अपने अपने हित के लिए ही जो है वो हमेशा लगे रहते थे, बिल्कुल लालची थे एकदम से। अपॉर्चुनिज्म मतलब होता है मौका परस्ती एकदम से। तो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली कि उनका जो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता था, ये जो आपस में जो झगड़ा करते रहते थे, तो इसने जो है यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स को जो है इनकरेज किया, उनका उनका उत्साह बढ़ाया कि भैया मौके का फायदा उठा के इंडिया में अपना टेरिटोरियल रूल स्थापित कर लो, इंडिया की जमीन पर अपना कब्जा कर लो। ठीक है, तो बंगाल जो था वो एक्चुअली सबसे रिच प्रोविंसेस में था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। ओके, और ईईआईसी जो थी उसे जो है यहाँ पर ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का जो है फरमान मिला हुआ था मुगल एम्पायर से 1717 में। ठीक है, कि वहां पर जो व्यापार करेंगे इसमें जो है उनको कोई भी जो है टैक्स नहीं लगेगा। तो ये परमिशन जो है वो ईईआईसी के लिए था। ओके, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था। अब कंपनी जो थी वो इसका जबरदस्त मिसयूज कर रही थी, ग्रॉसली मिसयूज कर रहे थे इसका, क्योंकि वो जो है कंपनी ऑफिशियल्स जो थे वो प्राइवेटली इसका ट्रेड करते थे, मतलब दूसरे व्यापारी सबको भी जो है उस प्रोसेस के थ्रू जो है सामान जो है बिना टैक्स के बिकवा देते थे। और तो इससे क्या हो जाता था कि जो कंपनी थी वो तो जबरदस्त फायदा उठाती थी, क्योंकि वो जो है बिल्कुल सस्ता सामान खरीदते थे और उसको काफी महंगी कीमत पर जो है बेचते थे और इस तरह से अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर देते थे। लेकिन जो स्टेट था बंगाल का, जिसके नवाब अभी अलीवर्दी खान थे, इसको जबरदस्त रेवेन्यू लॉसेज हो रहे थे। ओके, तो फिर ऐसे में जो है जब लास्ट पावरफुल नवाब अलीवर्दी खान की जगह पर जब उनके पोते सिराजुद्दौला आए, तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने फोर्ट विलियम का जो किला है, फोर्ट विलियम जो है उसमें अपना किला जो था उसको मजबूत करना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला ने जो है ब्रिटिश से कहा कि भैया तुरंत जो है ये किला बनाना बंद करो और रेवेन्यू देना शुरू करो, ठीक है ना, टैक्स भरना शुरू करो। सिराजुद्दौला ये चाहता था कि जो फ्री पासेज या दस्तक, जिसकी वजह से कंपनी जो है वो अपने सामान पर टैक्स देने से जो है एग्जेम्प्टेड थी, फ्री थी, तो वो जो है उसके ग्रॉस मिसयूज को चेक करना चाहता था, रोकना चाहता था। ठीक है, साथ तो अब मान लो कि इससे भी कंपनी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कंपनी जो है इसी का फायदा उठा के अपना मोनोपोली बनाती थी, दूसरे का सामान भी जो है, दूसरे बिजनेस का सामान भी जो है सस्ता दाम पर खरीद लेगी और उसको जो है बढ़िया दाम पे बेच लेगी। और चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के बैनर नाम के से वो सामान बिक रहा है तो उसको टैक्स भी नहीं भरना पड़ा। जैसे कंपनी जो है काफी ज्यादा मिसयूज करती थी इस चीज का, तो सिराजुद्दौला इसको चेक करना चाहता था, वो जो है इस दस्तक या पास का के मिसयूज को जो है रोकना चाहता था। इसके अलावा जो है उसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई फर्दर ट्रेड कंसेशन या प्रिविलेज देने से भी मना कर दिया, जिसकी कि वो मांग कर रहे थे। ठीक है, अब ऐसे में सिराजुद्दौला जो था वो करीब 30,000 से ऊपर सिपाहियों के साथ जो है उसने जो है कलकत्ता की तरफ जो है मार्च शुरू किया और वहां पर जो है डेरा डाल दिया। ठीक है, कलकत्ता का जो है कलकत्ता की जो है उसने घेराबंदी कर दी। उसने जो है कंपनी ऑफिशियल्स को कैप्चर कर लिया, अरेस्ट कर लिया, उसके सोल्जर्स की जो है हथियार ले लिए और उनके शिप्स को ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद जो है उसने कलकत्ता को मानिक चंद के चार्ज में छोड़ दिया और वो जो है मुर्शिदाबाद लौट के आ गया, जो कि राजधानी थी।
तो भाई सिराजुद्दौला जो है वो तो अंग्रेजों की लगाम कसने पर लग गया। सिराजुद्दौला ने ये स्टेप तब उठाया था जब अंग्रेजों ने जो है फोर्ट विलियम के किले की किलेबंदी को रोकने से मना कर दिया था, जो कि सिराजुद्दौला ने उनसे कहा था। ठीक है, इतनी उनकी हिम्मत बढ़ चुकी थी। तो खैर एक बार जब उसने जो है कलकत्ता पे कब्जा करके जो है जब वो लौट गया सिराजुद्दौला, तो उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने जो है उसको भेजा गया था मद्रास प्रेसिडेंसी से कलकत्ता को रिकैप्चर करने के लिए, पुनः कब्जा करने के लिए। तो उसने सीधा सिराजुद्दौला के साथ युद्ध नहीं किया, वो उसने जो है कॉन्स्पिरेसी की मीर जाफर के साथ, जो कि सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था। ठीक है, और उसके बाद जो ईईआईसी ऑफिशियल्स थे वो सिराजुद्दौला के कोर्ट के जितने भी महत्वपूर्ण मेंबर थे, ठीक है, जैसे कि जगत सेठ जो कि बैंकर था, ओमी चंद जो कि अमीर व्यापारी था, उन सभी को उसने जीत लिया। सेना को तो अपने कब्जे में कर ही लिया एक तरीके से, कि मीर जाफर को ही अपने पक्ष में मिला लिया। फिर जो पैसे का सोर्स था जैसे कि जगत सेठ, ओमी चंद, इन सबको अपने में मिला लिया, और इन सब का सपोर्ट लेके ब्रिटिश फोर्सेज जो थे उन्होंने नवाब को बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में हरा दिया। अब बैटल ऑफ प्लासी के क्या क्या देखिए रिजल्ट हुए कि सिराजुद्दौला जो है उसको बंदी बना लिया गया और बेचारा मारा गया। ईई ऑफिशियल्स ने या ईईआईसी के ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने जिस तरह से प्रॉमिस किया था, मीर जाफर को जो है बंगाल का कह सकते हो कठपुतली नवाब बना दिया गया, पपेट नवाब, है ना। उसको जो है बंगाल के 24 डिस्ट्रिक्ट्स की जमींदारी दी गई, ठीक है ना। और जितने फ्रेंच सेटलमेंट्स थे बंगाल में उनको जो है इंग्लिश के हाथों सरेंडर कर दिया। अब जो रिच रिसोर्सेस थे बंगाल के, उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग कर दिया, ताकि अब जो है अपने पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन, पॉलिटिकल जो एस्पिरेशंस थी उनकी, पॉलिटिकल जो उनका प्लान सब था उसको वो और आगे बढ़ा सके। पॉलिटिकल प्लान क्या था कि इंडिया पर और ज्यादा कब्जा करना और एरियाज को अपने कब्जे में लाना। अब इस विक्ट्री के बाद जो है ईईआईसी जो है वो बंगाल में रियल पावर एक्सरसाइज करने लगी। उन्होंने बंगाल के ट्रेड पर तो बिल्कुल मोनोपोली एस्टैब्लिश कर ही दी, और जो फ्रेंच और डच थे उनको जो है ग्रेजुअली उधर से निकाल बाहर कर दिया। तो बंगाल पूरा पूरी इनके अंदर हो गया। ये देखो मीटिंग जो हो रही है यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के बीच में बैटल ऑफ प्लासी के बाद, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीर जाफर किस तरीके से झुका हुआ है। कंपनी जो है उसने जो है वो जबरदस्त पैसा का डिमांड करती रही एकदम से, भाई नवाब बनाए हैं ना बेटा, तो पैसा दो पैसा दो पैसा दो। और ये नवाब मीर जाफर जो था वो उस डिमांड को पूरा करने में जो है बेचारा नहीं सक रहा था, वो अनेबल था उसके लिए। तो जब उसने when he refused to grant more trade privileges the English deposed him, ठीक है। जब उसने जो है इंग्लिश को और ज्यादा ट्रेड प्रिविलेज नहीं दिया, जो जो वो मांग कर रहे थे वो सब नहीं दिया, तो उन्होंने उसको फटाक से हटा दिया और उसकी जगह पर उसके दामाद मीर कासिम को बिठा दिया। अब इसके बाद जो है अगले युद्ध की जो है पृष्ठभूमि तैयार होती है, क्योंकि मीर कासिम जो कि अब नया नवाब बना था बंगाल का, तो उसको सून जो है जल्दी ही जो है रियलाइजेशन होता है, वो रियलाइज करता है कि वो तो पूरी तरह से ईईआईसी पर डिपेंडेंट है, राइट। वो जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर बिल्कुल जो है डिपेंडेंट है। तो इसलिए जो है उसने अपने पावर को कंसोलिडेट करने का प्रयास किया और खुद को फ्री करवाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले उसने क्या किया, तो उसने जो है मीर जाफर के उन सभी ऑफिशियल्स को डिसमिस कर दिया जो कि कंपनी के ज्यादा क्लोज थे। उसके बाद जो है उसने यूरोपियन मर्सनरीज जो होते हैं उनको इनवाइट किया कि वो जो है उसके सोल्जर्स को जो न्यू मेथड्स ऑफ वॉरफेयर है, युद्ध की जो नए तरीके हैं उसमें ट्रेनिंग दे। मर्सनरीज जो होते हैं ये किराए के सिपाही होते हैं, प्रोफेशनल सिपाही होते हैं, जो पैसा देगा उसके लिए वो लड़ने के लिए जाते हैं। तो उस सबको उसने जो है इनवाइट किया कि भैया आओ और हमारे सिपाहियों को नए तरीके के युद्ध के लिए ट्रेनिंग दो। इसके अलावा जो है उसने जो इंटरनल ट्रेड पर जो भी टैक्स लगता था सभी व्यापारियों को, उसको खत्म कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो इंडियन व्यापारी हैं उनको भी इंग्लिश के बराबर ही जो है मौका मिलेगा व्यापार करने का। और इसके अलावा उसने भी जो है जो ट्रेड प्रिविलेजेस का मिसयूज कर रहे थे ब्रिटिश, उसको जो है रोकने का प्रयास किया। अब इतना सारा काम कर दिया तो ब्रिटिश बेचारे शॉक में रह गए, चिंतित भी हो गए, भैया जी ये क्या हो रहा है। हाँ?
तो कठपुतली था, लेकिन कठपुतली तो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मीर कासिम से भी जो है छुटकारा पा लेना है। ठीक है, गेट रिड ऑफ मीर कासिम छुटकारा पा लेना। मीर कासिम जो है वो ब्रिटिश के द्वारा जो है हरा दिया गया, और वहां से वो भाग के जो है अवध पहुंचे। अवध पहुंचने के बाद जो है वहां पर उसने अवध के नवाब शुजा उदौला के साथ जो है अलायंस की, और इसमें जो और शाह आलम II जो मुगल एम्पायर थे उनके साथ जो है संधि की। तो अब जो है शाह आलम II, शुजा उदौला और मीर कासिम तीनों ने मिलकर जो है एक फ्रंट खोला ताकि इंग्लिश को बंगाल से भगाया जा सके। और फिर 1764 में इन तीनों की जो कंबाइंड आर्मी थी, शाह आलम II, शुजा उदौला और मीर कासिम की, वो जो है इंग्लिश फोर्सेस के सामने आई। अब बैटल ऑफ बक्सर का रिजल्ट क्या सब था? सबसे पहले मीर कासिम और उसके सहयोगी अवध के नवाब शुजा उदौला और मुगल बादशाह शाह आलम II सब हरा दिए गए, और EEIC जो है वो बंगाल की असली मालिक बन गई। मीर कासिम को बंगाल से भगा दिया गया, और मीर जाफर को दोबारा उसकी जगह पर जो है गद्दी पर बिठाया गया। ठीक है, 1765 में शुजा उदौला ने भी जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि जो है उस पर दस्तखत किया EEIC के साथ। इसमें मुगल एम्पायर जो था, मुगल एम्पायर जो है उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो अधिकार है बिहार, बंगाल और उड़ीसा का, वो कंपनी को दे दिया। मतलब दीवानी का हक जो है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का हक जो है, वो जो है उनको दे दिया। और इन रिटर्न ही वाज गिवन एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 26 लाख। तो मतलब ब्रिटिश जितना चाहे इधर से जो है रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, पूरी कमाई में से वो जो है 26 लाख जो है वो मुगल बादशाह को जो है दे देगा, शुजा-उद-दौला को जो है दे देगा। ठीक है, नवाब ऑफ अवध जो है उसको एक्चुअली जो है वॉर इंडेमनिटी पे करना पड़ा 50 लाख का। सॉरी, लाइक मुगल एम्पायर जो थे वो शाह आलम II थे, माय बैड। ठीक है, जो नवाब ऑफ अवध थे उनको जो है इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू जो है वॉर इंडेमनिटी जो है वो पे करना पड़ा था 50 लाख का, लेकिन उसका राज्य उसको वापस दे दिया गया था एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट के तौर पर। अब ये इंडेमनिटी क्या होता है? कंपनसेशन की। युद्ध में अंग्रेजों को जो खर्चा पड़ गया, उनका जो नुकसान हुआ, बदले में 50 लाख का जुर्माना लगाया उन्होंने अवध के नवाब को, और लेकिन उसका राज्य उसको वापस कर दिया, उसको जो है केवल ब्रिटिश प्रोटेक्शन में डाल दिया। तो मतलब ब्रिटिश आर्मी वहां पर परमानेंटली रहेगी, कोर्ट में उसके ऑफिशियल्स हमेशा मौजूद रहेंगे। ये शाह आलम II जो कि रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी राइट दे रहा है बिहार, बंगाल और उड़ीसा का, तो मतलब पैसा वो वसूलेगा, और हाँ शासन व्यवस्था चलाना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है वो बंगाल वालों का काम रहेगा। अब इस दीवानी का अधिकार जो मिल गया, ये दीवानी की वजह से कंपनी के पास जो है अब इतना रेवेन्यू रिसोर्स आ गया कि अब जो है वो कॉटन और सिक्स टेक्सटाइल्स भी खरीद सकते थे, कंपनी के सेना को भी मेंटेन कर सकते थे, और साथ ही साथ कंपनी के जो बिल्डिंग्स या फोर्ट्स और ऑफिसेज बनने थे कलकत्ता में, उनका खर्चा भी उठा सकते थे। ठीक है, और बैटल ऑफ बक्सर ने जो है एक चीज और प्रूव कर दिया कि इंग्लिश मिलिट्री पावर जो है वो सुपीरियर है। अब यहाँ पर जो एक और डेटा भी पास है कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो एक्चुअल नवाब थे बंगाल के, उनको जो है अपनी जमीन और ढेर सारा पैसा जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को गिफ्ट के, पर्सनल गिफ्ट के तौर पर देना पड़ा। मतलब कि वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं जाएगा, कंपनी के ऑफिशियल्स कमाएंगे ये चीज। और इस तरीके से जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के, उन्होंने ढेर सारी संपत्ति जमा कर ली, और अब जो है वो इंडियन प्रिंसेस की तरह जो है, भारत के राजकुमारों की तरह ही जो है जबरदस्त ऐशो आराम की जिंदगी बिताने लगे। ठीक है, और इसीलिए इंग्लैंड में जो है उन लोगों को मजाक के तौर पर मॉक करते हुए जो है नवाब कहा जाता था। ये लोग अब इंडिया के नए का नवाब बन गए। ये देखो इंग्लिश में जो कि इंडियन कपड़ा पहने हुए नवाब की तरह जो है ऐश कर रहे हैं। क्लाइव लाइट के जीत के बाद ही जो है बंगाल में ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि ड्यूअल गवर्नमेंट या डायरार्की कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर नवाब के पास पावर था मिलिट्री और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन का, मतलब कि सेना का खर्चा पानी चलाना, क्राइम वगैरह कंट्रोल करना, ये सब जो है नवाब की जिम्मेदारी। और कंपनी का पूरा कंट्रोल रेवेन्यू पर था, तो मतलब टैक्स वसूलने का पूरा काम जो है कंपनी का।
कंपनी के पास सारा पावर लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं, नवाब के पास सारी जिम्मेदारी लेकिन उसके पास ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था और ना ही कोई रिसोर्स था, क्योंकि टैक्स पूरा वसूल तो अंग्रेज कर रहे थे। इस सिस्टम के अंदर जो है बंगाल ने काफी ज्यादा सफर किया। फाइनली वॉरेन हेस्टिंग्स जो था उसने ड्यूअल गवर्नमेंट 1772 में खत्म कर दी और बंगाल को जो है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर ले आए। नाउ लेट्स टेक ए पॉज हियर। आगे जब हम बात करेंगे सब्सिडियरी एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपेंशन फर्दर इंडिया में होता है, तो ये सब चर्चा करेंगे हम अगले सेशन में। अंटिल देन हैव फन, बाय बाय।